कल जो हमने बात की थी उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है कुछ लाइक वाटर पोटेंशियल का टॉपिक था एक हमारे पास। बेटे, वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से जो एनर्जी होगी उसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल किसी भी दो आपके पास कंटेनर्स हैं या जो एक ये यू शेप ट्यूब बनी हुई है, यू ट्यूब। इसमें एक तरफ ज्यादा वाटर हो, अगर दूसरी तरफ अगर कम वाटर हो, तो जिस तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, फर्ज करें इस तरफ वाटर के मॉलिक्यूल हम कहते हैं अगर ज्यादा है, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। यानी आप इस तरह से बात कर सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल इज डिफाइंड एज एनर्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा है, और अगर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है तो एनर्जी भी कम है। बेसिकली ये बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि वाटर कॉन्स्टेंटली, वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, और उस मूवमेंट को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स की इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो वाटर में एनर्जी या पोटेंशियल स्टोर होगा, पोटेंशियल अवेलेबल होगा, उसे हम बोलेंगे वाटर पोटेंशियल। और इसको ग्रीक लेटर एक लिखा जाता है इस तरह से, यू बना के ना बेटे, दरमियान में एक लाइन लगाई जाती है, इसे कहते हैं साई। PSI लिखा हुआ आप लोगों की बुक में, लेकिन इसे पढ़ा जाएगा साई। या आप इसे कह सकते हैं कि साई के साथ अगर लिखा हो ना बेटे WU, इस तरह से बना के दरमियान में एक लाइन, इसके साथ अगर लिख दिया जाए W, तो ये कहलाएगा वाटर पोटेंशियल का सिंबल। जो प्योर वाटर होता है ना, बिल्कुल प्योर वाटर, उसका वाटर पोटेंशियल सब बाकी सारे सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जबकि दुनिया में जितने भी बाकी सॉल्यूशंस हैं उनमें जाहिर है सॉल्यूट होगा, और प्योर वाटर जिसको हम कह रहे हैं कि उसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इंटरेस्टिंगली डेफिनेशन में प्योर वाटर के वाटर पोटेंशियल को कहा गया है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्योर वाटर उसका वाटर पोटेंशियल 0 है, तो बाकी तमाम सॉल्यूशंस का वाटर पोटेंशियल 0 से भी कम होगा, यानी नेगेटिव में लिखा जाएगा। सो वाटर पोटेंशियल है क्या, अभी हमने डिस्कस किया। वाटर पोटेंशियल को हम डिफाइन कर रहे हैं एनर्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। किसी सेल में, किसी कंटेनर में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वजह से जो एनर्जी है उसे वाटर पोटेंशियल कहते हैं। और इसे इस लेटर से इसे पढ़ा जाता है साई W। यानी साई ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, वाटर पोटेंशियल ये पोटेंशियल के लिए शो किया जा रहा है यहाँ पे। अब ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक तो ये कि साई S यानी सॉल्यूट पोटेंशियल कितना है किसी सॉल्यूशन में। किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। नंबर वन साई S, और एक है साई, हम लिखेंगे साथ इसमें P, प्रेशर पोटेंशियल। ये दो वैल्यूज को जमा करने के बाद हमारे पास वाटर पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, फर्ज करें ये आपके पास जो डायग्राम बनी हुई है इसी में देखिएगा कि आपने एक सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन की एक साइड पे ये दरमियान में लगी हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो डॉट से नजर आ रहे हैं। बेटा इससे सॉल्यूट तो नहीं मूव कर सकता, लेकिन इससे वाटर मूव कर सकता है। इससे जो है वाटर मूव कर जाएगा, सॉल्यूट इससे मूव नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि अगर आप एक तरफ सॉल्यूट को फर्ज करें, शुगर या सॉल्ट, चीनी वगैरह यहाँ पे आपने ऐड कर दी टेस्ट ट्यूब के एक साइड पे, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से शुगर या सॉल्ट तो मूव नहीं करेंगे, लेकिन वाटर मूव कर जाएगा। और वाटर की मूवमेंट का रूल है एक, वाटर हमेशा उस तरफ मूव करता है बेटे जिस तरफ सॉल्यूट होते हैं। सो वाटर मूव कर जाएगा, फर्ज करें ये सोल्यूशन 1 है, ये सोल्यूशन टू की जानिब। तो वजह क्या हुई, ये जो साई एस था यानी सॉल्यूट पोटेंशियल, ये हमेशा लिखा जाता है नेगेटिव में। इसको हमेशा नेगेटिव में लिखेंगे, क्योंकि ये वाटर पोटेंशियल में कमी लेके आता है। यानी आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, इस तरह भी याद रख सकते हैं, वाटर हमेशा मूव करेगा उस तरफ जिस तरफ सॉल्ट्स होंगे, या दूसरे लफ्जों में वाटर हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और लोअर वाटर पोटेंशियल उस तरफ होता है जहां पर सॉल्यूट ऐड किए जाते हैं। सो ये हमारे पास एडिंग सॉल्यूट टू द राइट साइड लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल काजिंग वाटर टू मूव टू द राइट साइड ऑफ द ट्यूब। सॉल्यूट पोटेंशियल को आपकी बुक में इस तरह से डिफाइन किया गया बेटे, ये वाली जो टर्म है सॉल्यूट पोटेंशियल, रिडक्शन इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, कि सॉल्यूट ऐड करने से
पानी के पोटेंशियल में जो कमी आती है वो आपके पास सोल्यूट पोटेंशियल है। क्योंकि ये वाटर पोटेंशियल में कमी ला रहा होता है, इसलिए इसको हमेशा नेगेटिव में यानी माइनस में लिखा जाता है। जबकि प्रेशर पोटेंशियल ये दो तरह का होता है। आप देखिए, पॉजिटिव प्रेशर भी प्रोवाइड किया जा सकता है और नेगेटिव प्रेशर भी। पॉजिटिव प्रेशर ये होगा कि आप पिस्टन लगा के या किसी फोर्स से उसको दबाएं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर प्रेशर एक्सर्ट करें। और नेगेटिव प्रेशर क्या होगा कि आप सक कर लें, सकिंग कर लें सॉल्यूशन की। दरअसल लिविंग सेल्स में सॉल्यूट की प्रेजेंस, वाटर की प्रेजेंस और सराउंडिंग जो कंपोनेंट्स हैं उनके प्रेशर की वजह से ऐसी कई कंडीशंस का सामना होता है। बार बार हम ये टर्म्स आगे इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन मेन पॉइंट जो आपने याद रखनी है वो ये है कि वाटर की मूवमेंट, जिसे आप ऑस्मोसिस भी पढ़ते हैं पहले, इसको आपने डिफाइन किया हुआ कि वाटर हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ये पहले भी आपने पढ़ रखा है। डिफ्यूजन को इसी तरह डिफाइन करते हैं। और अगर वाटर की डिफ्यूजन हो रही हो ना बेटा, तो उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जो ऑस्मोसिस होगी उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी बदल जाएगी। वो क्या होगी कि वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल। बात वही है, बस हम कंसंट्रेशन की बजाय पोटेंशियल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होंगे। यहां तक पहले कोई बात अगर आपने पूछनी है तो पूछ लें, फिर हम मजीद आगे डिस्कशन करते हैं। आप लोग बेहतर है कि बुक्स खोल के रखें। बुक्स में ना एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, मैं उस एग्जाम्पल को भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास बुक्स खुली हैं तो। मैं आपको अलो कर रहा हूँ, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पहले पूछ सकते हैं। बल्कि अलोड या आप अनम्यूट करना चाहें कोई बच्चा बात करने के लिए अपना माइक, तो कर सकता है। जी बेटा, क्लियर है ये पॉइंट्स या आगे चलें फिर? जी सर, क्लियर। बहरहाल इसको पढ़िएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट डेफिनेशंस के तौर पे ये पूछा जा सकता है और बार बार इस पे आगे बात भी होगी अगले टॉपिक्स में भी। सर जी अहमद बेटा। साई पी जरा दोबारा बता दीजिए। कौन सा वाला? साई पी। साइपी। हाँ, इसको हम कहते हैं जी सर। प्रेशर पोटेंशियल। इसको हम डिफाइन करते हैं एज प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि अगर वैसे भी ये वाटर किसी भी कंटेनर में पड़ा हो, टेस्ट ट्यूब में, ग्लास में, जग में, तो एयर का एक प्रेशर तो होता ही है उसके ऊपर, जिसे आप पढ़ते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 एम। लेकिन अगर आप उससे भी ज्यादा प्रेशर उस पर एक्सर्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल। आपकी बुक में इसको डिफाइन किया हुआ है, इफ एनी प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वाटर, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल, या प्रेशर पोटेंशियल इसको कहा गया। लेकिन अगर आप सक्शन अप्लाई करते हैं, अगर किसी पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट वाटर को सक कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल कहलाएगा। खैर वो बुक की एक एग्जांपल है, जब आप लोग आए तो उसको सॉल्व कीजिएगा साथ, मैं इंशाल्लाह वो चेक करूंगा कि कैसे हम सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल को मेजर कर रहे होते हैं। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन और भी था, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है कि फर्ज करें एक नॉर्मल सेल है, प्लांट सेल, जिसका वैक्यूल अच्छा खासा टर्जिड नजर आ रहा है। और अगर इसमें से वाटर बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि फर्ज करें बाहर सॉल्ट ज्यादा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक कर जाएगा। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, सेल वॉल तो वैसे की वैसी है, ये देखें, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें से वाटर बाहर जा रहा है भाई, पानी बाहर निकल रहा है, इसका वैक्यूल देखें कितना साइज में रिड्यूस हो गया। इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। और आपको पता है एक्सोऑस्मोसिस तब होती है जब बाहर सॉल्ट ज्यादा हो। अगर बाहर सॉल्टी इन्वायरमेंट हो तो सेल श्रिंक कर जाएगा। ये आप सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पोटैटो स्ट्रिप काट के उसको आप सॉल्टी वाटर में रखें, वो सुकड़ जाएगी। अच्छा, इसी तरह इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, वो पॉइंट जिस पे बस प्लाज्मोलाइसिस जस्ट कंप्लीट शुरू होने वाली होती है, आप कह लें प्लाज्मोलाइसिस इज जस्ट अबाउट टू हैपन, उसे हम कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। फिर ये बाकी भी टर्म्स, एविडेंट और फाइनल प्लाज्मोलाइसिस, इसको आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया गया। प्लाज्मोलाइसिस और इंसिपिएंट का जिक्र हुआ है। और अगर वो सेल जो श्रिंक कर चुका है, श्रंकन सेल, ये देखिए ये वाला सेल फर्ज करें, इसको आप वापस प्योर वाटर में रख दें बाहर, और सेल में कुछ ना कुछ तो जाहिर है बेटा सॉल्ट्स होते हैं अपने, तो प्योर वाटर, बिल्कुल साफ पानी जिसमें बाहर सॉल्ट्स ना हो बल्कि प्योर वाटर हो, तो वाटर फिर से अंदर आना शुरू कर देगा और सेल फिर से पहले की जैसी शेप में वापस जा सकता है। उसे हम कहते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस होता है सेल का श्रिंक कर जाना जब उसमें से वाटर रिमूव हो जाए। डी प्लाज्मोलाइसिस सेल का वापस अपनी शेप में आ जाना। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी था छोटा सा। प्लांट में ब्लीडिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कट लग जाए प्लांट को तो उनमें से भी कुछ फ्लूइड या लिक्विड क्वांटिटीज रिलीज होती है, उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं।
एसेंट ऑफ सैप का लिए मैंने पढ़ा दिया था, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपिरेशन पुल, यानी ट्रांसपिरेशन। आपको पता है कि ट्रांसपिरेशन कहते हैं लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं ट्रांसपिरेशन की, लाइक क्यूटिकल सरफेस जो होती है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, फिर लेंटिसल्स और स्टोमेटल। वन बाय वन इन तीनों टाइप्स की बात कर लेते हैं। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन बहुत थोड़ी सी ट्रांसपिरेशन है, जस्ट 5 to 7%। और आपको पता है क्यूटिकल क्या है? शाइनी सरफेस होती है लीव्स की, बाज़ फ्रूट्स पे भी। ये अपर और लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में है और कंप्लीटली इम्परमिएबल, इट इज नॉट कंप्लीटली इम्परमिएबल टू वाटर। काफी हद तक ये वाटर लॉस को रोकती है, लेकिन थोड़ा बहुत वाटर इससे भी इवेपोरेट करता है, खासतौर पे रात के वक्त जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं और क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो रही होती है। तो बेटा ये आपने जो है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन के हवाले से याद रखना है। फिर लेंटिसल्स क्या होते हैं? लेंटिसल्स कहते हैं कि ओल्ड बार्क के अंदर ये जो टाइनी ओपनिंग्स, टाइनी पोर्स नजर आ रहे होते हैं, इसे कहते हैं लेंटिसल्स। प्लांट्स के सारे जो ऑल प्लांट्स डू नॉट पोजेस लेंटिसल्स, सारे प्लांट्स में नहीं होते लेंटिसल्स, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। 1 to 2% ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में देखा गया है कि लेंटिसल्स के थ्रू भी होती है। और बाहर से अगर देखा जाए तो लेंटिसल कुछ स्कार, जख्म की तरह या प्रोट्रूजन, उभार की तरह सरफेस ऑफ स्टेम पे निकले हुए नजर आते हैं। वैसे इनकी शेप ओवल हो सकती है, स्फेरिकल, इरेगुलर सेल्स, लूजली अरेंज सेल्स हैविंग लॉट्स ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत प्लांट का वाटर इससे भी जाया हो जाता है। इसे कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। एक है स्टोमेटल। जो स्टोमेटा आपको पता है यंग स्टेम पे या जो लीव्स होते हैं उनके सरफेस पे होते हैं, और दो तरह से लीव्स को जो है वो डिफाइन किया गया है इस बेस पे। कुछ लीव्स होते हैं आइसोबाइलेटरल लीव्स। आइसोबाइलेटरल लीव्स क्या है? स्टोमेटा दोनों साइड पे प्रेजेंट है, अपर साइड पे भी, लोअर साइड पे भी। जैसे वाटर लिली है, मेज है, ये मेज कहते हैं कॉर्न को, मकई को, उनके दोनों साइड पे स्टोमेटा होते हैं मोनोकॉट में। उसे कहते हैं आइसो मीन सेम, बाइलेटरल मीन के दोनों साइड्स सेम है। और एक है डॉर्सी वेंट्रल लीव्स। डॉर्सी वेंट्रल होता है कि डॉर्सल साइड पे, यानी डॉर्सल और वेंट्रल साइड, अपर और लोअर साइड डिफरेंट हो, और स्टोमेटा सिर्फ कन्फाइंड हो, लिमिटेड हो लोअर एपिडर्मिस पे। और बाकी गार्ड सेल की शेप उन्होंने बताई है, डंबल या बीन शेप। इनर कनकेव साइड्स होती हैं, ये वाली इनको कहा गया है। और आउटर जो है वो उसको कन्वेक्स साइड्स नाम दिया गया, ये जो बाहर वाली आउटर कन्वेक्स साइड्स जो है नाम दिया हुआ इनको। अच्छा, इसके साथ साथ स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग के हवाले से यहाँ पे कुछ थोड़ी सी डिस्कशन हुई आगे। ये प्लांट में लीफ का स्ट्रक्चर है बेटे, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये वाली बुक की डायग्राम है। अपर एपिडर्मिस इस तरह से होती है, साइड से ऐसे नजर आ रही है। फिर पैलिसेड या क्लोजली पैक्ड सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं, जाइलम फ्लोएम है, और उसके बाद लोअर एपिडर्मिस, और उसमें ये स्टोमा, साइड व्यू से ऐसे नजर आएंगे। वैसे ये गार्ड सेल्स का क्रॉस सेक्शन आपको नजर आ रहा है, ये इसमें स्टोमेटा मौजूद होंगे। तो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग बेसिकली कंट्रोल कर रही होती है इस ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को। गार्ड सेल्स कह रहे हैं कि सिर्फ वाहिद सेल्स होते हैं जो आपके लिए जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये बाकी सेल्स के साथ प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड भी नहीं होते, ये वाले सेल्स। इन्होंने कंट्रोल करना होता है ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर गार्ड सेल्स, ये देखिए बेटा इस डायग्राम में, गार्ड सेल अगर टर्जिड हैं, इसमें वाटर भरा हुआ है गार्ड सेल्स में, तो स्टोमेटा ओपन होंगे। अगर गार्ड सेल्स फ्लैसिड हैं, ऐसे पानी इनमें से आप कह लें रिमूव हो गया है, तो फिर क्लोज्ड स्टोमेटा कहलाएंगे। तो बेसिकली ये 90% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन प्लांट के अंदर स्टोमेटल होती है। और कुछ चंद एक पॉइंट्स इनसे रिलेटेड कि ये अलग से क्वेश्चन है, अब टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन अलग से था, और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन तीन है, क्यूटिकल, लेंटिकुलर और स्टोमेटल। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है इस पे तीनों पे। और एक है बेटा फिर आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इस पे दो हाइपोथेसिस हैं ये जो हाईलाइट किए हुए हैं, ये अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें देखिएगा जरा प्लीज कि स्टार शुगर हाइपोथेसिस है एक, और इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। कह रहे हैं कि जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, गार्ड सेल्स, दे आर मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वाल्व्स। इस पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लाइट की वजह से ओपन क्लोज होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इंट्रासेलुलर CO2 कंसंट्रेशन, ये सारे सिग्नल्स।
और दो हाइपोथेसिस हैं जो गार्ड सेल्स की ओपनिंग या क्लोजिंग को रेगुलेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी था, अभी मैंने पूछा कि ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर सेंस्ड बाय गार्ड सेल्स एक्सेप्ट, टेम्परेचर को सेंस करते हैं, लाइट इंटेंसिटी को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, लेकिन ये एज सच नाइट्रोजन इन एयर को सेंस नहीं कर रहे होते। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नाइट्रोजन इन एयर, यानी उसको सेंस नहीं कर रहे होते। क्योंकि बहुत से फैक्टर्स को सेंस करते हैं, इस वजह से इनका नाम बेटा ये देखिएगा, इनका नाम है मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वाल्व्स, के मल्टीपल फैक्टर्स को डिटेक्ट करने वाले। सबसे पहले है कि स्टार शुगर हाइपोथेसिस क्या है। स्टार शुगर हाइपोथेसिस बेटा ये है कि दिन के वक्त, पहले देखिए डे टाइम में, इसको थोड़ा सा अगर क्लियर नजर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो जूम इन कर देता हूं मैं। दिन के वक्त डे टाइम में आप देखिए गार्ड सेल्स, डे टाइम में जाहिर है रेस्पिरेशन डिक्रीज करेगी और फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंज्यूम हो जाएगी, CO2 कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है, जिससे पीएच भी इंक्रीज करती है। खैर ये फैक्टर तो आपकी बुक में नहीं बताया, आपने ये बताया हुआ है बुक में स्टार शुगर हाइपोथेसिस में कि दिन के वक्त जो है वो इनसॉल्युबल स्टार्च बनने की बजाय शुगर बनती रहती है ज्यादा, जो पहले से स्टार्च मौजूद हो वो भी डे टाइम में शुगर में कन्वर्ट होती है, और फोटोसिंथेसिस की वजह से भी डायरेक्ट शुगर बन रही होती है दिन के वक्त। अब शुगर बेटा एक सॉल्यूट का काम करेगा डे टाइम में ना, और जब शुगर बनेगी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट ज्यादा हुआ, वाटर पोटेंशियल कम हुआ सॉल्यूट के बढ़ने से। आपको पता है जहां पर सॉल्यूट यानी शुगर ज्यादा होती है पानी भी उसी तरफ आएगा। तो जरा बताएं डे टाइम में वाटर गार्ड सेल्स के अंदर क्यों आता है, कोई एक बच्चा। दिन के वक्त गार्ड सेल्स क्यों टर्जेड हो जाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही और है, फोटोसिंथेसिस में शुगर बन रहा है। शुगर बन रही है। बन रही है, और जो शुगर बन शुगर रही है, है। शुगर का बनना बेसिकली यहाँ पे वाटर पोटेंशियल, गार्ड सेल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल को कम कर देगा कम कर। जी। एंडोऑस्मोसिस हो रही है बेटा, और एंडोऑस्मोसिस के बाद गार्ड सेल्स क्या हो गए हैं, टर्जिड, गार्ड सेल्स टर्जिड हो गए हैं। और गार्ड सेल्स के टर्जिड होने से आपको पता है जब गार्ड सेल टर्जिड होते हैं तो इनकी जो दरमियान वाली वॉल है, इनके दरमियान में यहाँ पे पोर डेवलप हो जाएगा, ये देखिए ये वाला पोर, हम कहते हैं स्टोमेटा ओपन। नाइट टाइम पे स्टोमेटा फिर से क्लोज क्यों हो जाते हैं, ये देखिएगा जरा भी। एट नाइट, नाइट टाइम पे गार्ड सेल्स जब आप कह लें इसमें सॉल्युबल शुगर या तो इस्तेमाल हो चुकी होती है, या जो शुगर बचती है उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब स्टार्च इनसॉल्युबल है, जो स्टार्च के ग्रेन्यूल्स हैं वो सल्यूट का काम नहीं करेंगे। उससे क्या होगा कि गार्ड सेल्स के अंदर वाटर वाटर ज्यादा है, सल्यूट कम है। बस एक मिनट अब्दुलरहमान बेटा, गार्ड सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल्स यानी सल्यूट कम हो गया, वाटर ज्यादा हो गया। अब क्या होगा, जो बाहर वाले सेल्स हैं उनकी निस्बत गार्ड सेल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि बाहर सल्यूट ज्यादा है। दिन के वक्त अंदर सल्यूट ज्यादा था, शुगर बन रही थी, रात के वक्त शुगर इनसॉल्युबल स्टार्च में कन्वर्ट होगी, स्टार्च सल्यूट नहीं है। अब होगी भाई एक्सोऑस्मोसिस, और एक्सोऑस्मोसिस से गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड यानी मुरझा जाएंगे, मुरझा से जाएंगे, और पोर क्या हो जाएंगे बेटा, क्लोज। जी अब्दुलरहमान बेटा आप क्या पूछ रहे थे इसमें। जी शुगर स्टार्च के अलावा और कहाँ यूज होती है? शुगर रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी इस्तेमाल होती है, दूसरे सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन भी शुगर से ही हो रही है, तो इसके काफी ज्यादा यूजेस हैं। तो शुगर यहाँ पे या तो स्टार्च बना देगी, या स्टार्च के अलावा डायरेक्ट प्लांट अपनी एनर्जी के लिए इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, जी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है बेटा इसी के हवाले से कि अगर आप लोग, ये एक हाइपोथेसिस था कि दिन के वक्त चूंकि शुगर बनती है स्टोमेटा खुले रहेंगे, रात के वक्त शुगर नहीं बनती स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। जी अहमद बेटा बोलिए आप। अहमद आप कर लें बात बेटा, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। सर स्टार्च सॉल्यूट के तौर पर क्यों नहीं काम करती? स्टार्च इसलिए क्योंकि बेटा वो लार्ज मॉलिक्यूल है और इनसॉल्युबल होता है वाटर में, वो तो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है, पढ़ा हुआ आप लोगों ने। इसलिए वो सोल्यूट तो वो होता है जो वाटर के अंदर सॉल्युबल के तौर पर सॉल्युबल हो, स्मॉलर मॉलिक्यूल हो। ठीक है, तो इस वजह से स्टार्च जो है वो सोल्यूट के तौर पे एक्शन नहीं करेगी। अच्छा दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिएगा कि एक और भी फैक्टर है दिन के वक्त और रात के वक्त, एक और फैक्टर भी है जो स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करता है। मसलन डे टाइम पे जब स्टोमेटा फर्ज करे सुबह के टाइम पे क्लोज थे, लाइट जैसे ही पड़ना शुरू हुई तो लाइट पोटेशियम आयंस को इन्वर्ट भेजती है, ब्लू लाइट खास तौर पे, ये लिखा भी हुआ है इधर। ब्लू लाइट स्टिमुलेट
हाइड्रोजन एटीपीएस प्रोटॉन पंप जो पोटेशियम आयंस को अंदर लेके जाता है। पोटेशियम आयन मेन सॉल्यूट होता है बेटे, प्रोटॉन मेन सॉल्यूट नहीं है। प्रोटॉन तो वाटर कंसंट्रेशन का पहले हिस्सा होता है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। प्रोटॉन इस दौरान कुछ बाहर आते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। पोटेशियम आयन अंदर जाते हैं। दिन के वक्त इनर साइड पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। आपने पढ़ा था जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। यानी अब वाटर दिन के वक्त, ये नोट कीजिए यहाँ पे, ये देखें, वाटर इनवर्ड जाएगा। गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? टर्जिड, और स्टोमेटा ओपन। रात के वक्त ऐसा नहीं है। जो ओपन स्टोमेटा दिन भर खुले होते हैं, रात के वक्त चूंकि लाइट नहीं होती, अंडर कंडीशन ऑफ वाटर स्ट्रेस, या आपके लिए एक एब्सिसिक एसिड हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है, वो भी लाइट का ना होने की वजह से अब ये जो पंप था, ये पोटेशियम आयंस और दूसरे सॉल्यूट्स को, ये देखें, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन को बाहर भेज रहा है, जिसकी वजह से अंदर वाटर पोटेंशियल बढ़ा। और अब वाटर सेल के अंदर आने की बजाय बाहर की जानिब जा रहा है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स क्या हो गए? क्लोज। तो इस दौरान ये जो हाइड्रोजन आयंस बाहर जा रहे थे ना डे टाइम में, ये बाहर लिखा हुआ आपकी बुक में, एसिडिफिकेशन भी कॉज करते हैं। तो ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर बेटे ये जो ट्रांसपिरेशन, ये अलग से बस इतना ही क्वेश्चन था, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक है ये स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, H1 मोहल ने प्रेजेंट किया था, और एक है इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस या एसिडिफिकेशन ऑफ जो है वो एनवायरनमेंट, या इसको ब्लू लाइट का रोल भी कहा जाता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में अलग से आ चुका है। आपको ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ये वाली, ये बुक की डायग्राम है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज लाजमी। और इसके अलावा बेटे ये जो दूसरा पार्ट है इसमें फैक्टर्स इफेक्टिंग, ये भी वही बातें हैं, इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा कि डे टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम पे क्या हो रहा है, वो आपको मैंने समझाई है जो बातें, वही इधर सारी लिखी हुई हैं। फर्दर इसके कुछ फैक्टर्स हैं, बजाय इसके कि हम सारी डिटेल अलग अलग से पढ़ें, आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर लाइट अवेलेबल होगी तो ट्रांसपिरेशन पे क्या असर होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है ट्रांसपिरेशन बढ़ेगी, हाई टेम्परेचर से भी ट्रांसपिरेशन बढ़ती है। आपकी बुक में लिखा हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जाहिर है गर्मी ज्यादा है तो वाटर भी ज्यादा इवेपोरेट करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे एक हार्मोन रिलीज होता है, एब्सिसिक एसिड, ABA लिखते हैं उसको। वो भी पीछे भी जिक्र आ रहा था थोड़ा सा उसका, स्टोमेटा वाली स्लाइड में। वो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है और ट्रांसपिरेशन रुक जाएगी, लेकिन नॉर्मली डायरेक्ट रिलेशनशिप है। CO2 का रिलेशनशिप देखें क्या है। रात के वक्त CO2 ज्यादा होती है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, यानी ट्रांसपिरेशन के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। ह्यूमिडिटी, अगर वाटर प्रेशर बाहर पहले ही ज्यादा है, वाटर वेपर्स, तो ह्यूमिडिटी यानी बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होना पहले एयर में, ट्रांसपिरेशन को कम कर देगा। आपको पता है हवा चल रही हो ना, तब भी ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ेगी। तो डायरेक्ट रिलेशन। सॉइल वाटर अगर ज्यादा अवेलेबल है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, कम अवेलेबल है, कम, डायरेक्ट। एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन है, जब ये रिलीज होता है तो ये स्टोमेटा को बंद कर देता है, तो इसका रिलेशनशिप भी इनवर्स है। ये स्लाइड जरूर आपने जो है वो देखनी है, इसको नोट करना है, मैं जब शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके हवाले से। फिर इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया, ये आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। मतलब ये बस स्लाइड में वही जो रिलेशनशिप है डायरेक्ट या इनवर्स, उसकी बात की गई है। ये जो आप अब्दुल रहमान पूछ रहे थे कि ट्रांसपिरेशन नुकसान नहीं होता, भाई एक नुकसान है, इसका ईवल है, इसको कहा गया नेसेसरी ईवल। ये अलग पॉइंट है इसमें एंड पे दिया हुआ कि ये नेसेसरी ईवल है। नेसेसरी क्यों? इसकी बड़ी जरूरत है भाई। ईवल तो इस वजह से कि इससे लॉस ऑफ वाटर हो रहा है 99% तक, जस्ट 1% फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। लेकिन फायदे क्या है? ट्रांसपोर्ट में हेल्प मिलती है, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, एवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है, ये देखें, और वेट सरफेस से गैसेस एक्सचेंज होता है। ये 4 फायदे हैं, और ये एक मेन नुकसान है कि इससे बहुत सा पानी जाया हो जाता है। तो बेटा ये ट्रांसपिरेशन के हवाले से आज इतना काफी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में कल आपको करवा दूंगा, तो प्लांट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप काइंडली इसको अच्छी तरह से पढ़िए, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें, बाकी मैं ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। सर जी वो फिगर में देख रहे हैं कैल्शियम आयन अंदर की तरफ मूव करते